नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नगमा। पाकिस्तान से सबसे पहले हम बड़ी खबर, जहां पर एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है और इसकी जिम्मेदारी ली है बलोच लिबरेशन आर्मी ने। उसकी तमाम ताज़ा अपडेट और उसके कारण पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन बता दें पहले आपको कि आज की हमारी लीड स्टोरी क्या है। लीड स्टोरी रूस और यूक्रेन के बीच तेज़ होती जंग और उसे रुकवाने के लिए हो रही कोशिशों से है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि ट्रंप क्यों खरीदने वाले हैं अपने दोस्त मस्क की कंपनी टेस्ला की गाड़ी, और सीरिया में कुर्द बरसों बाद क्यों जश्न मनाने के लिए उतरे सड़कों पर। इसके अलावा एनडीटीवी दुनिया में आगे देखिए, सर्बिया के छात्रों ने रेडियो स्टेशन को क्यों घेर लिया है, और आखिर में चीन में किस काम के लिए तैयार हो रहे हैं रोबोडॉग्स। लेकिन उससे पहले खबर पाकिस्तान की। बलूचिस्तान में एक ट्रेन को अगवा कर लिया गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। ये ट्रेन पेशावर और क्वेटा के बीच जा रही थी और जाफर एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम है। खबर मिल रही है कि 20 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी गई है और इसमें सवार 400 के करीब लोग थे जिन्हें बंधक बनाया गया है। क्वेटा से मौके पर एक राहत ट्रेन भी रवाना कर दी गई है। देखिए इस पर रिपोर्ट। क्वेटा से रवाना की गई इस रेलगाड़ी में पाकिस्तानी सैनिक और डॉक्टर हैं, जो बलूचिस्तान से सीबी जा रही है। दरअसल तकरीबन 450 लोगों को लेकर क्वेटा से पेशावर जाती हुई एक ट्रेन जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कब्जे में है। जाफर एक्सप्रेस जैसे ही बालोन जिले में घुसी, बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रही बीएलए ने उस पर धावा बोल दिया। पाकिस्तान में ट्रेन जो क्वेटा से पेशावर जा रही थी, जाफर एक्सप्रेस ये ट्रेन है और इसको बोलान पास खच्ची ज़िला बनता है जो कि सिब्बी के पास करके एक डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का, और सगलाख सख्त पहाड़ों का, खुश पहाड़ों का ये एरिया है। जैसे ही क्योंकि पहाड़ हैं, पहाड़ी एरिया है, तो टनल्स में से बहुत सारी टनल्स में से ट्रेन को गुजरना होता है। तो जैसे ही टनल के अंदर ट्रेन घुसी तो टनल के अंदर धमाका हुआ और पटरी टूटी और ट्रेन रुक गई। और फिर उसके बाद दहशतगर्दों ने ट्रेन पर फायरिंग शुरू कर दी टनल के दोनों जानिब से। और अभी की जो ताज़ा इतलात हैं उसके मुताबिक ट्रेन टनल में है और जो पैसेंजर हैं वो भी ट्रेन के अंदर हैं। ट्रेन में अपनी एक पुलिस भी होती है सिक्योरिटी के तौर पर, तो वो पुलिस जो है ट्रेन के अंदर मौजूद थी। उनके फायरिंग एक्सचेंज हुआ है दहशतगर्दों के साथ। अभी की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द उस ट्रेन के अंदर हैं जो ट्रेन इस वक्त टनल में है। बीएलए ने बयान जारी कर इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। वैसे अलग अलग हवालों से अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि बीएलए ने कुछ बलूची महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया है और तकरीबन 100 लोगों को बंधक बनाकर रखा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में सबसे कम आबादी वाला सूबा है, लेकिन यहाँ पर भारी मात्रा में तेल, गैस और खनिजों के भंडार हैं। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को लगातार शिकायत रही है कि उनकी अनदेखी की जाती रही है और सेना उनके खिलाफ अत्याचार करती है। इसके खिलाफ बलूचिस्तान में लगातार आंदोलन होते रहे हैं। अब अपनी मांगों पर जोर देने के लिए कई हथियारबंद संगठन पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं और बीएलए भी उनमें से ही एक है। तो इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी उमाशंकर सिंह, और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार नुसरत अमीन। बहुत स्वागत है आपका नुसरत अमीन साहब, हमें वक्त देने के लिए। उमा, मैं आपके पास पहले आऊँगी कि इसके ऊपर क्या ताज़ा जानकारी मिल रही है, उस हालात वहाँ पर क्या हैं? जी देखिए, वहाँ से कई तरह की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन एक बात जो है वो जो साफ तौर पे कही जा रही है वो ये कि क्योंकि ये इलाका इतना दुरूह है कि वहाँ पर किसी तरह का ऑपरेशन चलाए जाने में मुश्किल हो रही है। ये भी जानकारी आ रही है कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए या फिर जिस तरीके से वहाँ पे हमला हुआ है, वो उस इलाके को क्लियर करने के लिए पाकिस्तान की सेना जो है वो हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल कर रही है। रिलीफ ट्रेन जो है वो पाकिस्तान रेलवे की तरफ से कहा गया कि 2 रिलीफ ट्रेन वहाँ पर भेजी गई है। जानकारी ये भी आ रही है कि जो ट्रेन अभी भी टनल के अंदर है, जिसमें कि मुसाफिर अभी भी सवार हैं। बेशक पीएलए की तरफ से ये कहा गया हो कि महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया है, लेकिन इस दुरूह इलाके में अगर उनको कब्जे में नहीं भी लिया गया है तो भी वहां से निकल पाना उनका मुश्किल है।
100 से ज्यादा जो बंधक बनाने की बात बीएलए ने की है, वो तमाम जो है वो पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी बताए जा रहे हैं, मिलिट्री के या पुलिस के या फिर इंटेलिजेंस के। ये दावा जो है वो बीएलए की तरफ से किया गया है। तो कुल मिलाकर स्थिति वहां पे इमरजेंसी की बनी हुई है। पास का जो हाईवे 65 है, वहां पर भी एहतियातन जो है इमरजेंसी के हालात नाफिज कर दिए गए हैं। जी। और दूसरी हम बात की, जो पाकिस्तान की एजेंसियां हैं वो कोशिश कर रही हैं उस जगह पे पहुंचकर लोगों को वहां से निकालने की। ठीक है, धन्यवाद आपका उमा। हमारे साथ नुसरत अमीन भी जुड़े हैं। नुसरत, वहाँ पर पाकिस्तान के अखबारों में, टेलीविज़न चैनल्स पर अब इसकी क्या खबर आ रही, कैसे देखा जा रहा है इसे? वहाँ पर राहत और रिलीफ का जो काम है वो किस तरह से चल पा रहा है, और मांगें क्या हैं बीएलए की, ये कुछ अब तक साफ हुआ है क्या? जी, इस हादसे के हवाले से, इस वाक़े के हवाले से उनकी पर्टिकुलर कौन सी डिमांड्स हैं वो अभी फ़िलहाल कन्वे नहीं की गई हैं किसी अथॉरिटी को या मीडिया को। लेकिन जो उसूली तौर पर उनका मौक़िफ़ है, जो उनका मोटिव है बीएलए की लीडरशिप का, वो ये है कि बलूचिस्तान जो है उसके साथ हमेशा ज़्यादती होती रही और बलूचिस्तान के लोगों के साथ सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे और एम्प्लॉयमेंट लेवल पे और हर तरह से उनके साथ ज़्यादती की जाती रही है और डिस्क्रिमिनेशन का उनको टारगेट किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन के साथ और दीगर इनजस्टिसेस के साथ। तो ये उनका एक बुनियादी मौक़िफ़ है। लेकिन अभी इस वाक़े के बाद अब तक उनकी कोई स्पेसिफ़िक डिमांड अथॉरिटीज़ के पास या मीडिया के पास स्पेसिफ़िकली नहीं आई हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जहाँ पर ये वाक़या हुआ है, सिब्बी थोड़ा दूर है कोयटा से, ये पेशावर जाने के लिए ट्रेन रवाना हुई थी। तो ये एक बहुत ही खुश्क और बहुत ही पथरीली चट्टानों वाला इलाका है। ये रेत और मिट्टी से भरा हुआ इलाका है। यहाँ दूर-दूर तक रेस्क्यू की जो सहूलतें हैं वो मौजूद नहीं हैं। उसके बावजूद अथॉरिटीज़ ने और मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ ने फ़ौरी तौर पर रेस्क्यू और जितना मुमकिन हो सकता था वो उन्होंने फ़ौरी तौर जी। पर भिजवाने की कोशिश की है और बाकी ऑपरेशन जारी है। तो ये क्या कुछ पता चला है कि उसमें लोग कितने थे? क्या उन्हें वहाँ से अलग ले जाया गया है? जो खबरें थीं कि सेना के लोग भी उसमें थे या आईएसआई के लोग थे इस ट्रेन में, इसकी किसी तरह की कोई कंफर्मेशन है कि कितने लोग थे? क्या सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी थीं? क्या आईएसआई के भी लोग थे उसमें? देखें, बीएलए की जब भी कोई कार्रवाई होती है तो इस तरह के एप्रीहेंशंस, इस तरह के खदशात सामने आते हैं और उमूमन ये इमेजिन किया जाता है कि अगर बीएलए ने कार्रवाई की है तो उसका शिकार होने वाले लोग या तो एथनिकली पंजाब से ताल्लुक़ रखते होंगे, किसी हद तक कराची से, या फिर उनका ताल्लुक़ जो है वो स्टेट से होगा, स्टेट मशीनरी से होगा या एस्टेब्लिशमेंट से होगा या आर्म फोर्सेस से होगा या इंटेलिजेंस एजेंसी से होगा। तो इस तरह की बातें हमेशा होती रही हैं इस हवाले से कि उन्होंने अब तक की हिस्ट्री में कितने लोगों को किस तरीके से, किन-किन लोगों को निशाना बनाया। जी। लेकिन इस वाक़े में जो फिगर्स आ रही हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लेकिन लगभग कोई 450 साढ़े 400 पैसेंजर्स डेफिनेटली ट्रेन में मौजूद थे और ये भी ठीक है कि काफ़ी तादाद में बच्चों और औरतों समेत उन्होंने लोगों को छोड़ दिया है फ़िलहाल, लेकिन लगभग 100 सवा 100 लोग अभी कहा जा रहा है कि ट्रेन के अंदर हैं, खदशा है ये। तो ऐसा अभी अंदेशा है कि ऐसे इतने ज़्यादा लोग उसमें हो सकते हैं। शुक्रिया आपका जी। नुसरत अमीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल इलाका है, पथरीला इलाका है, वहाँ पर रेस्क्यू में भी मुश्किल आ रही है। औरतों को और बच्चों को छोड़ा भी गया है। अभी डिमांड्स क्या हैं जिस वजह से ये हादसा हुआ है, ये अंजाम दिया गया है, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन जो बड़ी मांग है वो ये है कि बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब आज की लीड स्टोरी की। सऊदी अरब में शांति के लिए बातचीत चल रही है। शांति रूस और यूक्रेन के बीच। रूस और यूक्रेन के बीच जहां एक तरफ अमन की बात हो रही है, वहां जंग और तेज़ हो गई है। रूस के हमले जारी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री यूक्रेन के नेताओं से मिलकर शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस का कहना है कि यूक्रेन इसी तरह से हमले करता रहा तो फिर शांति की बातचीत पर असर पड़ेगा। तस्वीरें ओडेसा की हैं। यूक्रेन का बंदरगाह वाला शहर काला सागर में यूक्रेन के शहर
ओडेसा पर रूसी ड्रोन बरस रहे हैं। हमलों में एक निजी रिहायशी इमारत, बड़ों के खिलौनों का गोदाम और फ्यूल टैंक को बहुत नुकसान पहुंचा है। हमले यूक्रेन भी कर रहा है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 337 ड्रोन मार गिराए हैं, जो रूस के 10 इलाकों को निशाना बना रहे थे। इनमें से सबसे ज्यादा 126 ड्रोन कुर्स्क में गिराए गए। 91 ड्रोन मॉस्को पर चले, जिनमें से 73 को गिरा दिया गया। सुबह हुआ धमाका इतना भयानक था कि बहुत से लोग धमाकों की आवाजें सुनकर जागे। Где-то, наверное, без 5-5 шатнуло, взрыв, удар такой серьезный. В окно посмотрел, особо ничего нет. Потом уже, когда смотрю мигалки, скорые, ну, уже вышел, увидел, что там вот прилет. मॉस्को के मेयर कह रहे हैं कि ड्रोन हमलों में 2 लोग मारे गए हैं और कम से कम 8 लोग जख्मी हुए हैं। जिन इलाकों में ड्रोन का मलबा गिरा, वहां कारों को नुकसान पहुंचा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज हो रही है और उधर सऊदी अरब के जद्दा में जंगबंदी के लिए बातचीत चल रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज, यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव और यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय से जुड़े एंड्री यरमाक जंगबंदी की बातचीत कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सऊदी अरब में मौजूद हैं, लेकिन वो इस बातचीत में सीधे शामिल नहीं। बातचीत चल रही है और लड़ाई भी। हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन रूस कह रहा है कि अगर यूक्रेन इसी तरह से हमले करता रहा तो बातचीत पर असर पड़ सकता है। अमेरिका के साथ साथ दुनिया के कई देशों में ट्रंप के एक शब्द की वजह से बाजारों में हाहाकार है। अमेरिकी शेयर बाजार में एक दिन में $4 ट्रिलियन स्वाहा हो गए। दरअसल ट्रंप ने मंदी की आहट की बात कही और शेयर बाजार में उठापटक शुरू हो गई है। ट्रंप ने अपना वादा निभाया तो मंगलवार को वो टेस्ला की नई कार खरीदेंगे, एलॉन मस्क को समर्थन देने के लिए। दरअसल सोमवार को टेस्ला के शेयरों में 15% की भारी गिरावट आई। सितंबर 2020 के बाद एक दिन में ये टेस्ला को सबसे बड़ा नुकसान है। 2025 में टेस्ला के शेयर अब तक 45% गिर चुके हैं। दिसंबर 2024 में टेस्ला का शेयर $480 का था, जो अब $222 पर आ गया है। इससे मस्क की नेटवर्थ भी गिरकर 27.9 लाख करोड़ रुपए तक आ गई। जनवरी से अब तक उनकी संपत्ति में $130 अरब की कमी आई है। मस्क को ये सारा नुकसान एक तरह से आजकल अपने प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही हुआ है, जिन्होंने मंदी को लेकर कुछ बोला और बाजार में भूचाल आ गया। कहा जा रहा है कि देखते देखते अमेरिकी शेयर बाजारों में $4 ट्रिलियन स्वाहा हो गए हैं। अमेरिकी शेयर बाजार का बेंचमार्क S&P 500 2.7% तक गिर गया। ये इस साल एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट है। इसी तरह से नैस्डैक कॉम्पोजिट में 4% की गिरावट देखी गई, जो सितंबर 2022 के बाद एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में 890 अंकों की गिरावट देखी गई। दुनिया के दूसरे शेयर बाजारों में भी हलचल हुई। जापान के निकी, हांगकांग के हैंग सेंग और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट में भी गिरावट है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप के वादे इरादे उल्टे पड़ने लगे हैं? क्या उनकी नीतियां ही मंदी का खतरा पैदा कर रही हैं? उनके फैसलों से निवेशकों में डर का माहौल है। क्या अमेरिकी बाजार उनकी सख्ती का साथ दे सकता है? वैसे चेतावनियों और धमकियों को छोड़ दें तो टैरिफ को लेकर भी अब तक खास नहीं हो सका है। क्या उनकी सरकार इसके लिए तैयार है भी? 4 मार्च को अमेरिकी कांग्रेस में अपने भाषण में ट्रंप ने कल के अमेरिका की शानदार तस्वीर पेश की थी, जो हमेशा से बड़ा और बेहतर होगा। कहा था कि उनकी टैरिफ नीति नौकरियों के मौके पैदा करेगी और अमेरिका अमीर होगा। लेकिन निवेशक, उपभोक्ता और कंपनियां उन पर भरोसा करते दिख ही नहीं रहे हैं। क्या अमेरिका को बचाने वाले ट्रंप पूरी दुनिया को डुबोने की तरफ तो नहीं बढ़ रहे? आइए और अब जानते हैं कि ट्रंप जिस मंदी की बात कर रहे हैं वो दरअसल में होती क्या है। आखिर है क्या ये मंदी?
वैसे हकीकत में मंदी को लेकर कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं, लेकिन आमतौर पर आर्थिक गतिविधियां कम होने को ही मंदी मान लिया जाता है। ज्यादातर अर्थशास्त्री लगातार 2 तिमाही तक जीडीपी में गिरावट को मंदी की सबसे सटीक परिभाषा मानते हैं, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो पूरी अर्थव्यवस्था में कुछ महीनों के लिए आई अहम गिरावट को मंदी मानता है। बताते हैं कि अमेरिका में मंदी के अहम दौर कब कब आए। जो रिकॉर्ड उपलब्ध है उनके हिसाब से अमेरिका में 1857 से 2024 के बीच 34 बार मंदी का दौर आया। सबसे लंबा दौर 5 साल से भी ज्यादा का रहा, जो अक्टूबर 1873 में शुरू हुआ था। सबसे छोटा दौर कोविड के दौरान रहा, फरवरी 2020 से अप्रैल 2020 के बीच सिर्फ 2 महीने। 13 बार मंदी 1 साल से कम वक्त के लिए रही और 21 बार 1 साल से ज्यादा। अमेरिका में मंदी के जो दौर आए हैं उनका औसत समय 17 महीने रहा है, लेकिन हाल की 5 मंदियों में ये वक्त 10 महीने से कुछ ज्यादा रहा। ट्रंप अमेरिका को आगे, बहुत आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने ही एक शब्द से उन्होंने अपने देश का इतना बड़ा नुकसान कर दिया जिसकी भरपाई करने में वक्त लगेगा, अगर एक बार फिर उन्होंने ऐसी कोई गलती ना की तो। और आइए अब देखते हैं दुनिया के कुछ और हिस्सों से खबर, यानी कि खबरें कोने कोने से। सीरिया में हिंसा की वजह से हजारों लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पड़ोसी देश लेबनान पहुंचे हैं, जिनमें बहुत सारे नदी पार करके समुद्र के रास्ते आ रहे हैं। यूएन रेफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक उत्तरी लेबनान के अकर क्षेत्र के कुछ गांवों में 6000 से ज़्यादा सीरियाई शरणार्थी पहुंचे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में दूसरे इलाकों में भी लोग शरण के लिए पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लेबनान में करीब 7.5 लाख सीरियाई शरणार्थी हैं। माना जा रहा है कि इनकी संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। हालांकि असद सरकार के गिरने के बाद नवंबर 2024 से अब करीब 2.5 लाख सीरियाई शरणार्थी अपने देश लौटे हैं। सीरिया में अंतरिम सरकार और सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस के बीच समझौता हो गया है। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में कुर्द सड़कों पर उतर आए हैं और जश्न मनाया। ये तस्वीरें कमिशली शहर की हैं। सीरिया के लोग एक हैं, ये नारे लगाए गए। दरअसल सीरिया की अंतरिम सरकार ने सोमवार को कुर्द नेतृत्व वाली अथॉरिटी के साथ एक समझौते पर दस्तखत किया, जिसमें युद्ध विराम और मुख्य अमेरिकी समर्थित बल एसडीएफ का सीरियाई सेना में विलय होगा। एसडीएफ का देश के उत्तर पूर्व में कंट्रोल माना जाता है। ये समझौता एक बड़ी सफलता है। इसके बाद सीरिया के ज़्यादातर हिस्से सरकार के नियंत्रण में आएंगे। फिलहाल सीरिया में सरकार का नेतृत्व इस्लामवादी समूह हयात तहरीर अल शाम कर रहा है, जिसके नेता हैं अहमद अल शरा। दिसंबर में राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करने के बाद वो अंतरिम राष्ट्रपति बने। और सर्बिया में पिछले करीब 4 महीनों से छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को छात्रों ने बेलग्रेड में सर्बियन टीवी स्टेशन आरटीएस के दफ्तर का घेराव किया। छात्रों ने टीवी स्टेशन के गेट को ब्लॉक कर दिया। छात्रों का कहना है कि सरकारी टीवी चैनलों ने सही रिपोर्टिंग नहीं की है, वो तथ्यों को सही से नहीं पेश कर रहे। इनका कहना है कि प्रदर्शन के दौरान चैनल सरकार और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वूसिक का पक्ष लेते दिखे हैं। छात्र 1 नवंबर 2024 को हुई एक घटना के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उस दिन नोवी साद ट्रेन स्टेशन में एक हादसा हुआ था, जिसमें 15 छात्रों की मौत हो गई थी। छात्रों का कहना है कि घटना को दबाने की कोशिश हो रही है। उनकी मांग है कि इसकी जिम्मेदारी तय की जाए कि घटना क्यों हुई है। और फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मनीला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डुटर्टे को गिरफ्तार किया। सरकार के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध का मामला दर्ज है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के आदेश पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी तब हुई जब वो हांगकांग से वापस आए। पूर्व राष्ट्रपति पर आरोप है कि उन्होंने अवैध ड्रग्स के खिलाफ घातक अभियान चलाया, लेकिन उस दौरान बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई। अभियान के दौरान उसकी सेना लोगों पर हिंसक रुख अपनाती थी।
ये मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने डुटर्टे के खिलाफ वारंट जारी कर दिया, जिसके बाद इंटरपोल के जरिए वारंट फिलीपीन सरकार को भेजा गया। और अब देखिए आज का वीडियो जो चीन में एक रोबोट डॉग को दिखा रहा है। तो चीन में रोबोट डॉग्स सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे। ये एक रोबोट डॉग है जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में। अप्रैल में चीन में हाफ मैराथन होने वाली है। इसमें सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने उतरेंगे ये रोबोट डॉग्स। बीजिंग के बोडा पार्क में ऐसे 2 रोबोटिक्स डॉग्स लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। ये रोबोट डॉग दुनिया में सबसे एडवांस्ड इंडस्ट्रियल ग्रेड रोबोट माने जाते हैं। इसके सिर में एक मल्टी स्पेक्ट्रम कैमरा है और सर्च लाइट। ये किसी भी तरह के वातावरण और मौसम में काम कर सकते हैं। इन रोबोट्स की जिम्मेदारी ग्राउंड इंस्पेक्शन और साथ साथ सुरक्षा की होगी। एनडीटीवी दुनिया में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।